नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कितने गौरव का विषय था। शुभांशु शुक्ला अपने देश लौटे हैं, स्वदेश लौटे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। संसद में एक सत्र कुछ समय उनके लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए और जो गौरवपूर्ण क्षण थे जब वो अंतरिक्ष में रहे, उस पर चर्चा करने के लिए। और नो डाउट गगनयान की तरफ भी अब हमारे कदम बढ़ रहे हैं और शुभांशु शुक्ला अ, उसकी भी ज्योत जला रहे हैं, उम्मीद जला रहे हैं, जगा रहे हैं। उस पर चर्चा हो रही थी और विपक्ष पार्लियामेंट में हंगामा कर रहा था। ये कितने दुखद दृश्य थे कि जब उनको राष्ट्रीय गौरव होना चाहिए था, इस बात पर उनको इतराना चाहिए था कि हमारा एक अंतरिक्ष यात्री अमेरिका से भारत लौटा है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उसका सत्कार, उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। इसके विपरीत उनका आचरण क्या था? तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जो राष्ट्रीय गौरव के पल हैं, उनमें भी ये लोग खुड़पेंच क्यों करते हैं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध करते करते देश का विरोध क्यों करने लगे हैं? ऑपरेशन सिंदूर हो, आपका बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो, उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हो, या चीन के खिलाफ जो, मैं तो उसको विजय ही कहूंगा, जो डोकलाम में हुआ था, 72-73 दिन तक स्टैंड ऑफ और उसके बाद चीन को कदम वापस खींचने पड़े। इसी तरीके से गलवान घाटी में, पूर्वी लद्दाख में भी, और ऐसे अनेक विषय हैं, ऐसे अनेक कारण हैं जिन पर भारत को गर्व करना चाहिए। हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने तो भी उसमें मेन मीख निकाल रहे हैं ये लोग। तो इस देश का विपक्ष कर क्या रहा है? जिन संवैधानिक संस्थाओं पर हमें गौरव होना चाहिए, विदेशों में बैठकर जिनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, हम उनके बारे में किस तरह के विचार रखते हैं? हमारी डेमोक्रेसी को ही बदनाम किया जा रहा है विदेशों में जाकर के, और देश के भीतर भी। जो लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर कहा जाता है, संसद, उसको राजनीति का अखाड़ा बना करके रख दिया गया है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब और अभिषेक तिवारी जी। दोनों को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम सर आपको, और वीरेंद्र सर दोनों को बहुत बहुत प्रणाम सर। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। अभिषेक जी, आपके पास ही आता हूं। सबसे पहले जरा देख लेते हैं, जब शुभांशु शुक्ला प्रधानमंत्री से मिले तब किस तरह का दृश्य था? उनके कंधे पर लगा हुआ राष्ट्रीय ध्वज हमें गौरवान्वित कर रहा है। और केवल यहाँ नहीं, जब वो प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, जब अंतरिक्ष में थे, तो भी हम उनके कंधे पर राष्ट्रीय ध्वज देख रहे थे। अभिषेक जी, जो कुछ विपक्ष ने किया है, क्या किसी भी दृष्टि से, किसी भी तरीके से वो उसको जस्टिफाइड कर सकते हैं क्या? देखिए, बेशर्म लोगों के साथ परेशानी ये है कि वो जस्टिफाई कर देंगे, बोले हाँ इसका नाम, इसमें ओबीसी ढूंढ लेगा राहुल गांधी, इसमें माइनॉरिटी ढूंढ लेगा। अरे यार, इसका नाम मोहम्मद आदिल तो नहीं है, अब्दुल नहीं है, मोदी जी अब्दुल विरोधी हैं, माइनॉरिटी विरोधी हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है। राहुल गांधी जिस परिस्थिति में है,
आप सर उनकी परेशानी का अंदाजा नहीं लगा रहे हैं सर। आदमी के ऊपर इतना प्रेशर है जीत का कि सब कुछ तो कर लिया, लेकिन लाल किले पर तो वही झंडा फहरा रहा है। 2013 में मोदी जी लाल किले पे जो एक लाल किला का मॉडल था स्टेज का, गुजरात में उस पे भाषण दे रहे थे। तो मणिशंकर अय्यर बाहर आके कहता है, हाँ बस यही फर्जी के लाल किला पर ये लोग भाषण देंगे, ओरिजिनल लाल किला पे मोदी जी को कभी भाषण देना नसीब नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के जनता के अपार समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये और बात है। लेकिन इनके मन में जो प्रधानमंत्री के लिए विद्वेष है, जो मन में विष व्याप्त है, जो भरा हुआ है, जो मन में जेलसी है, वो बहुत ज्यादा है सर। भारत के जनता के द्वारा दिए गए अपार समर्थन से भी कहीं ज्यादा है। वो चाहते नहीं कि नरेंद्र मोदी के शासन काल में भारत के लिए कोई भी गौरवान्वित करने वाला क्षण मिले भारत को, कि मोदी असफल क्यों नहीं हो रहा है। इतना श्राप रहे हैं, इतना कोस रहे हैं, और ये कैसा है, आए और शुक्ला जी मिले मोदी जी से, पहले राहुल गांधी जी से क्यों ना मिले। जो मन में है स्थिति, वो आपने देखा होगा कि 15 अगस्त के दिन एक तस्वीर आई थी राहुल गांधी की, बड़ी उदास सी, हताश सी, अकेले से। वो होता है, मां कह रही कि मेरा बेटा घोड़ा है, घोड़ा है, घोड़ा है, वो दौड़ने का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहा है शादी का घोड़ा है कि दूल्हे का घोड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है। या घोड़ी है, कभी लंगड़ा घोड़ा कहता है। तो बहुत स्थिति उसकी खराब है, मानसिक रूप से वो बहुत परेशान है। ऐसे में उसे लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, मणिपुर दौड़ गए, जूडो कराटे खेल लिया, बॉडी दिखा दी, बारिश में भीग गए, जनता सीरियस नहीं ले रही है। अब वोट यात्रा कर रहे हैं बिहार में, और आप देखिए आज जनता ने सीरियस नहीं लिया। अब तो वो वाला भी चला गया जो हम बिहारी कहते थे, मतलब गांव घर के लोग कहते थे, अबे अंग्रेज जैसा दिखता है बे। अब वो वाला चार्म भी चला गया, क्योंकि हम बिहार में लोग तो हैं, ऐसा नहीं। उससे ज्यादा भीड़ आज भी जेसीबी की जब खुदाई हो रही होती है तो हमारे बिहार में आकर, हाँ आन दो, पीछे आन दो, और पीछे आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, घूम जाएगा, घूम जाएगा। उससे ज्यादा भीड़ होती है सर। कार्यकर्ता और मीडिया का भीड़ हटा दिया जाता तो बस वही थे, और कुछ नहीं। तो ये जो परिस्थिति है, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मन में जो है ना, वो भले दूसरों के लिए कहते हैं कि मेरी दुकान मोहब्बत की है, और दूसरों के मन में हिंसा, हिंसा, नफरत, नफरत। दरअसल नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए जिस प्रकार का नफरत उनके मन में है, वो संभवतः इस देश में किसी के मन में नहीं। जी भट्ट साहब। देखिए, मामला खाली व्यक्ति का नहीं है। ये मामला एक कांग्रेस के नेता है उत्तर प्रदेश के, और वो टीवी चैनलों पे अपना रोज बाइट देते हैं, लेकिन वो जो है 6G के फोटो उन्होंने घर में लगा रखे हैं, खड़े होकर वो भाषण देते हैं। तो ऐसा आपको आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है सर, लिंक मिल टूट रही है, गया है। मिल रही है, मिल हाँ, रही है, मिल रही है, तो वो बैकग्राउंड में चलेगी। जो 6G हैं, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वो 6G के सामने खड़े होके, और वो 9 बार विधायक रह चुके हैं, और दूसरी बार जो है वो राज्यसभा में है। लेकिन चूंकि कांग्रेस में केवल दो ही विधायक हैं, तो वो राजस्थान से या शायद महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये बात लोगों को समझनी चाहिए। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि भारत देश जो आजाद हुआ, और आजाद होने के पहले जो हमारे औपनिवेशिक राज की जो इतिहास है, अंग्रेजों ने जो जो कुकर्म, जो जो पाप किए, और कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पैदा की, तो कॉलोनियल ऑर्डर जो औपनिवेशिक व्यवस्था का जो कंटिन्यूएशन है, जो चला आ रहा है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, तब तक आप कांग्रेस की बेचैनी, कांग्रेस का आपराधिक षड्यंत्र, कांग्रेस की भारत के लिए घृणा समझ नहीं सकते। क्योंकि 1000 साल जो है इस देश को नष्ट करने का प्रयास किया गया,
क्रिश्चियनिटी ने, इस्लाम ने दुनिया की हर सभ्यता को नष्ट कर दिया। केवल यहाँ पे वो सफल नहीं हुए, 1000 साल के प्रयास के बाद। और दोनों का ये प्रयास आज भी जोर शोर से जारी है। क्रिश्चियनिटी का प्रयास बहुत जोर से जारी है। भारत में कन्वर्जन का अभियान पूरे देश में चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है। तो कांग्रेस जो है, ये जो कॉलोनियल पावर्स हैं, जो यूरोप है, जो अमेरिका है, ये उसकी आखिरी आशा की किरण है। अगर कांग्रेस भी फेल हो गई तो भारत को एक महाशक्ति बनने से अब रोका नहीं जा सकता। तो राहुल गांधी उनकी सबसे बड़ा जो है उनका में सबसे ज्यादा उनका स्टेक है। राहुल गांधी के बाद अब वो प्रियंका का बेटा बेटी आएगी, वो क्या कर पाएंगे, ये सब अभी समय के गर्भ में है, उसके बारे में कोई ठोस टिप्पणी करना संभव नहीं है। तो राहुल गांधी इस समय बेचैन हो चुके हैं। 14 में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा कि ये तो वन टाइम एबरेशन है, एक बार हो गया। दूसरी बार हो गए, कहा अरे ये कैसे हो गया। जब तीसरी बार हो गया तब उनको लगा अब तो पानी सर के नाक के ऊपर जा चुका है। तो आपने देखा होगा जून 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस की बेचैनी कम नहीं हुई है। जब जून 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा का पहला सत्र हुआ तो जुलाई में भी बहस का जब जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर ने, तो कांग्रेस के लोगों ने इतना शोर मचाया कि प्राइम मिनिस्टर के लिए अपना जवाब का भाषण देना बहुत कठिन हो गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपना संयम बरकरार रखा, संयम बनाए रखा। उन्होंने उस शोर शराबे में अपना भाषण दिया और कांग्रेस के जो एमपी उनकी चेयर तक आ गए थे शोर मचाते हुए, उनको अपना एक गिलास पानी भी पिला दिया कि लो भाई तुम थक गए होगे, शोर करते करते पानी पी लो। तो ये जो है, इट्स ए बैटल बिटवीन इंडिया एंड भारत। और आपको याद होगा 14 से 19 तक ये बोलते रहे ना, ये तो हमारी नीति है, इनके पास तो कोई अकल ही नहीं है। तो जब तुम्हारी नीति अगर अपना रहे हैं तो तुमने इतना विरोध क्यों किया, क्यों हर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। 19 के बाद इन्होंने हर बात की खिल्ली उड़ाई। और हालांकि 19 के पहले इन्होंने रफाल के बारे में कि वो चौकीदार चोर कहना शुरू कर दिया था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का जो लॉयन का जो एक सिंबल है, जो इंसिग्निया है, उसका मजाक उड़ाया। 100% विरोध किया नरेंद्र मोदी का, 100%। और अब उनको चिंता ये हो रही है कि जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो 45 लाख करोड़ रुपया जो देश के लोगों तक पहुंचा है। राजीव गांधी की बड़ी तारीफ होती है कि राजीव गांधी ने कहा था कि साहब 1 रुपया हम भेजते हैं तो 15 पैसे लोगों तक पहुंचता है। राजीव गांधी ने ये नहीं बताया कि नेहरू से लेके इंदिरा गांधी के बीच में ये जो 85 पैसे चोरी होते थे, ये कौन खाता था। इस बिल्कुल यात्रा में जो लूट हुई, ये पैसा 85 पैसा कितना नेहरू की जेब में गया और कितना इंदिरा गांधी की जेब में गया, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। नरेंद्र मोदी ने इस 85 पैसे को जीरो कर दिया। तो बीजेपी की अब जो है गांव गांव में जड़ें जम रही हैं। और बिहार में लोगों को मैं जो कहता हूं सुनते हुए, वो आम आदमी बिहार का बोलता है कि जो मोदी ने कर दिया वो आज तक कभी नहीं हुआ। और अगर राहुल गांधी आ जाएंगे तो देश को बर्बाद कर देंगे। तो और जिस तरीके से मंडल के नाम पर पिछले 35 सालों में जो जाति का जहर फैलाया गया, 19वीं सेंचुरी के एंड तक भारत में जातिवाद, जाति भेद, जाति असमानता, जाति शोषण कोई जानता नहीं था, कोई चर्चा ही नहीं होती थी। और ये ब्राह्मणों के खिलाफ जो जहर बोया अंग्रेजों ने, आज ये वटवृक्ष बन गया है। तो जाति जहर का जो काट भारतीय जनता पार्टी ने समावेशी राजनीति के जरिए शुरू की है, सबका साथ सबका विकास, उससे बहुजन समाज पार्टी यूपी में लुप्त हो गई। समाजवादी पार्टी को बहुत चुनौती है। लालू यादव को पसीना आ रहा है। डीएमके को बहुत दिक्कत हो रही है, वो सनातन धर्म को गाली दे रही है कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है, ये तो नाली का कीड़ा है। जितनी गंदी उपमाएं हो सकती हैं वो उन्होंने दी। तो भारत की सनातन संस्कृति का जो पुनर्जागरण हो रहा है, जो रिवाइवल हो रहा है, लोग जाति की संकीर्ण भावना से ऊपर उठ करके एक भारतीय, एक सनातनी के रूप में जो सोचने लगे हैं, जैसे जैसे ये भावना बलवती होगी और सारे भारतीय जाति और भाषा के क्षेत्रों जाति और भाषा विभेद को सोच करके ये कहेंगे कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन हम किसी अन्य मजहब के विरुद्ध नहीं हैं। हम चाहते हैं सब लोग चैन से रहें। तो ये जो चीज जो हो रही है, जो अब तक 11 साल में हो गई है,
जरा सोचिए, ये अगर और अगले 11 साल चल गई तो कांग्रेस कहाँ होगी? चिंता ये है कांग्रेस की। तो और अब जो है और आज हालत ये है कि ये 3 लोकसभा चुनाव हार गए। सरकार से आपको शिकायत है तो आप संसद के अंदर शिकायत कीजिए, वहां आप शिकायत नहीं कर सकते। और आप जो है सबको गाली देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी गाली देते हैं, चुनाव आयोग को भी गाली देते हैं, सीएजी को भी गाली देते हैं, संसद के प्रति कोई आपका सम्मान नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को आप गाली देते हैं, सब कुछ आप और लगातार आप झूठ बोलते हैं, कहते हैं लोकसभा में मुझको बोलने नहीं दिया जाता। तो ये सब जो हो रहा है, ये केवल भारत में जो अंग्रेजों द्वारा छोड़ा गया गंदा बदबूदार जो औपनिवेशिक जो कूड़ा करकट था, भारत से उसकी धीरे धीरे विदाई हो रही है। और भारत में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर अब आ गया है जो अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में उसका जन्म हुआ। ये ऐसा प्राइम मिनिस्टर देश में अब आ गया है, और जो मन वचन कर्म से भारतीय है, ना वो हिंदू है, ना उसकी कोई जाति है, वो केवल भारतीय है। और वो केवल भारतीय मूल्यों, भारतीय परंपराओं, भारत की प्राचीन सभ्यता के आधार पर जो भी वैल्यू सिस्टम है, जो हमारी प्राचीन विरासत है, वो उसके लिए समर्पित आदमी है। फरवरी 12 जनवरी 2023 को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था विकास और विरासत दोनों साथ चलेंगे। एक्सप्रेस वे भी बनेगा, बुलेट ट्रेन भी बनेगी, द्वारका एक्सप्रेस वे भी बनेगा, बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस वे भी बनेगा, एयरपोर्ट भी बनेंगे, बिजली घर भी बनेंगे, लोगों को घर भी मिलेंगे, लोगों को एलपीजी कनेक्शन भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, आईआईएम बनेंगे, आईआईटी बनेंगे, एआईएमएस बनेंगे, मंदिर निर्माण भी होगा। तो इसका आज तक कोई राहुल गांधी के पास काट नहीं है। तो और हम अपनी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति, अपनी प्राचीन विरासत को हम रिक्लेम क्यों ना करें भाई? कोई तर्क तो बताइए। अगर हम रिक्लेम ना करें तो भाई और लोगों से कहिए, यही बात मुसलमानों से कहिए, यही बात ईसाइयों से कहिए, हम क्यों छोड़ दें? समस्या ये है। और आज और देश में और सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरीके से भारतीयों को, हिंदुओं को संस्कृति और संस्कार विहीन किया गया है आजादी के बाद से 75 सालों में, उस गड्ढे को भी नरेंद्र मोदी सरकार ने और यूपी और योगी आदित्यनाथ ने भरने का वो लोग जो परिश्रम कर रहे हैं, उससे भी परेशानी है। लेकिन वो भी किसी के खिलाफ नहीं है, वो केवल हम अपने सामाजिक उन्नयन के लिए कर रहे हैं। काशी का जो भारत के राजकोष में टैक्स कलेक्शन में क्या योगदान था आज से 10 साल पहले, आज क्या है? अयोध्या का क्या था आज से 3-4 साल पहले, आज क्या है? मथुरा का क्या है? उत्तराखंड में तो अब इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा में, कि रोकना पड़ रहा है। तो ये जो कुंभ मेले में 60 करोड़ से ज्यादा लोग आए, तो ये सब जो हो रहा है प्राचीन संस्कृति का रिवाइवल, इससे इससे पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में चर्च को बहुत ज्यादा परेशानी है। वेटिकन चर्च भी परेशान है, एंग्लिकन चर्च भी परेशान है, और क्रिश्चियन मिशनरी जो भारतीयों को ईसाई बनाना चाहती हैं, वो भी बहुत परेशान है। उन सबकी जो ज्वाइंट जो अभिव्यक्ति है, वो आपको राहुल गांधी के कांग्रेस के भाषणों में मिलती है। ये बात हम लोगों को बहुत साफ समझ लेनी चाहिए, और ये बात हमें तभी समझ में आएगी जब हमारे अंदर स्वयं बोध होगा, शत्रु बोध होगा और इतिहास बोध होगा। ये सब जो हो रहा है आज, और मुझे हैरानी है भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ज्यादा इनकॉम्पिटेंट हैं। भारत के इतिहास में आज पहली बार 78 सालों में इन्फ्लेशन 2% के नीचे है। मनमोहन सिंह के जमाने में 7%, 10%, 12% रहता था। और कम्युनिस्ट भी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की 11 साल में सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी आपका जो है इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, आपका बजट डेफिसिट भी कंट्रोल में है, फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में है, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच की का जो घाटा, वो भी कंट्रोल में है। आपकी करेंसी की वैल्यू भी जो है स्थिर है, और आपका स्टॉक मार्केट भी स्थिर है। ट्रंप जैसे ने 2-2 बार टैरिफ लगाया, उसके और कहा इंडिया डेड इकोनॉमी है। अभी 3 दिन पहले
जो इंटरनेशनल एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर, उसने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को इंक्रीज कर दिया। ये ट्रम्प के मुंह पे तमाचा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये कितनी बड़ी असफलता है कि इस बात को वो सार्वजनिक चर्चा का एजेंडा नहीं बना पा रही है। इट जी हैज जी इट इज फ्रॉम द एजेंडा ऑफ द पब्लिक डिस्कोर्स। और यहां तक कि इतनी भारी आईटी सेल दिल्ली में बैठी है, एक ट्वीट तक नहीं आया कहीं से। अरे भाई 1.8% आपका इन्फ्लेशन है। और ये तब है जब हमने कोविड के दो वेव झेली हैं। ये तब है कि जब हमारा जो है 21-22 में फिस्कल डेफिसिट 10% पहुंच गया था। आज फिर से वो 3.5% पे आ गया है। और उसके बावजूद और बीजेपी की पार्टी इस पे भी खामोश है। दुनिया में कोविड का मैनेजमेंट सबसे बढ़िया भारत में था। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज एज कंपेयर टू अवर पॉपुलेशन वाज लोवेस्ट इन इंडिया। ये सारी बातें जो है, आपको याद होगा कोविड के जमाने में पीएम ने एक अपना पीएम केयर फंड एस्टेब्लिश किया था। उसको लेके कितना शोर मचाया था कांग्रेस ने, कितना जिहाद किया था, कितना जहर उगला था कि ये सब पैसा मोदी के दोस्तों का है, अडानी का है, अंबानी का है। हर संभव गंदी बात कही गई थी। जी लेकिन जी इस पे लौटते हैं, इस पे लौटते हैं भट्ट जी साहब। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपना संयम बनाए रखा है, वो अपने काम में लगे हैं। इससे कांग्रेस को चिढ़ और जो है उनके जो है और आग लगती है, उसमें और पेट्रोल जाता है। जी अभिषेक जी, आपको लगता है कि विपक्ष इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करता है, इसलिए पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता हुआ दिखाई देता है, या डोनाल्ड ट्रंप कोई बात कह देता है तो उसको ले उड़ता है, कि कहीं इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए? उनको लगता है कि वो अगर भारतीय सेना की प्रशंसा कर देंगे या पाकिस्तान के घुटने टिकवाए अगर 4 दिन में इसका उल्लेख कर देंगे, इवन जो उनके अपने थे यानी शशि थरूर, सुप्रिया सुले, आपके आनंद शर्मा, सलमान मनीष खुर्शीद तिवारी। और मनीष मनीष तिवारी। तिवारी, उन्होंने भी अगर कुछ अच्छी बातें कही, पॉजिटिव बात कही, तो कांग्रेस के खेमे में पूरी आग लग गई। इनको गलतफहमी है इस बात की कि अगर शुभांशु शुक्ला पर सेशन हो रहा है, चर्चा हो रही है, उसमें हम भाग लेंगे तो पता नहीं मोदी सरकार, मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी और जदयू को बिहार में पता नहीं क्या छप्पर फाड़ करके वोट मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसी गलतफहमी तो नहीं इनके दिमाग में? नहीं, ये वाली गलत फहमी नहीं है। ये मानते हैं कि भाई देखिए, मन ही मन ये जानते हैं कि मोदी कर कैसे रहा है। वो उन्हें पता है कि मोदी ने ये करिश्मा किया, मोदी ने 3 बार जा जाके पाकिस्तान को ठोका जो हम ना कर पाए। लांस नायक हेमराज का सर काट करके ये लोग ले गए थे ना। राहुल गांधी ने क्या किया, मनमोहन सरकार ने क्या किया? दिल्ली में कुछ नहीं किया। इनको दिख रहा है कि मोदी सरकार पहले एक पकड़े गए, आपको पता है अभी कुछ ऑपरेशन सिंदूर से पहले बीएसएफ का हमारा जवान पकड़ा गया, खूब ताली बजाई, मोदी अब दिखाए, मोदी कुछ करके बताए, लेके आ गया तो चुप्पी साधी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये हिम्मत ही नहीं था, ये जील नहीं था करने का। और नरेंद्र मोदी डरते नहीं है कोई एक्शन लेने से। वो पहले से ही वेल कैलकुलेटेड और वो अपोनेंट को समझने माहिर है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शो कर रहा था जिसमें मैंने कहा कि वो समय दूर नहीं है सर, और इस बात को मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूं कि हम बहुत जल्दी हिंगलाज माता का मंदिर का दर्शन करने जाएंगे, और वो भी वीजा फ्री। मनमोहन सिंह ने क्या बोला था? ये जो बलूचिस्तान में पूरा स्ट्रगल हो चल रहा है अपने अस्तित्व को लेकर के, ये यूएस में जाके मनमोहन सिंह बोला थे कि हम भी तो बलूचिस्तान में वही करा रहे हैं जो वो कश्मीर में करा रहे। एक प्राइम मिनिस्टर ने बोला था सर, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। तो इनको पता है कि हमने कुकर्म क्या किया है, और ये मोदी इतना कर कैसे पा रहा है। पहले तो इन्हें लगा 5 साल कि मोदी को तो सिस्टम समझ में आएगा नहीं, ये दिल्ली के रायसीना हिल्स का कुछ इसको पता है नहीं, गुजरात से आया है, सिस्टम हमने बनाया। लेकिन मोदी जो है वो
आरएसएस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और उस यूनिवर्सिटी में जो प्रचारक होते हैं उनका काम होता है प्रांत दर प्रांत घूमना, वहां समय व्यतीत करना, वहां के जीवन शैली को देखना, वहां के लोगों से मिलना। और ये जो 25 साल का अनुभव है सर, किसी यूनिवर्सिटी में किसी कागज पर लिखी किताबों में नहीं मिलता। जैसे आप अगर 25 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं और भारत के अलग अलग समय के चुनाव आयुक्तों को देखा होगा, तो वो अनुभव एक 2024 में कोई चुनाव आयुक्त के पीसी को देख रहा है, तो दोनों का अनुभव का तो अंतर होगा ही ना। वो तो एज के साथ ही आता है, वो तो मेरी पत्रकारिता को वैसे 40 साल हो गए। हाँ, तो मैं देखिए, मैं लगभग कैलकुलेट ठीक ही ठाक कर रहा हूँ। 4 दशक हो गए, मैं बोलता हूँ 4 दशक। 40 साल। तो आप जो 4 दशक का अनुभव है, वो 1.5 दशक के अनुभव के साथ तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता उसका, और होना भी नहीं चाहिए। और ये वास्तविकता है कि आप जो चीजें याद रहती है, आपने खुद वो जो पत्रकारिता की होगी, लिखी होगी, तो वो अनुभव है सर। राहुल गांधी एक ने क्या किया है कि ट्यूटर्स हायर किए हैं, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे सिखाओ। और नरेंद्र मोदी किसी ट्यूटर से पढ़ के नहीं गया है। वो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वो जीवन का यूनिवर्सिटी है। जीवन में जो स्ट्रगल होते हैं, तो जो अब बताइए नफरत का भाव कहां से नहीं आएगा। वो सारे ट्यूटर, राहुल गांधी सिर्फ असफल नहीं हो रहे ना, उनको शिक्षा ज्ञान देने वाला वो पूरा महकमा असफल हो रहा है। वो कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। तो वो अब आता है मोदी से, वो अब एक्सट्रीम लाइन पे जा चुका है। वो भारत द्रोह में आया। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि राजद का बड़ा वो मनोज झा थिंक टैंक है। वो बोल रहा था ना कि भारत में बांग्लादेश हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि कोई थिंक टैंक बुद्धिजीवी ये बात बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इसीलिए मैंने इनका नया नामकरण किया है बुद्धूजीवी। ये कोई बुद्धिजीवी नहीं है, ये बुद्धूजीवी है। इनका अपना कोई विवेक नहीं है। और जब ये सत्ता में थे तब भी वही था। 2-3 उदाहरण देता हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि ये क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस वक्त। जानते हैं सर, ये जो शुक्ला जी जब लौटे ये अचीवमेंट करके, इनको लगा बाप रे बाप, ये आदमी हर वो कार्य कर गया जो हमने क्योंकि पीआर के जरिए बना रखा है, आयरन लेडी आयरन लेडी आयरन लेडी। अब तो हमारे पास कुछ रहा नहीं पॉइंट। अच्छा, ये आकर के बोलेंगे देश के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। हमने तो 10 साल ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो चंद्रयान तक भेजने में असमर्थ थे। हम तो नंबी नारायणन को इंसाफ तक ना दिला पाए। किस मुंह से हम प्रशंसा करें? कैसे मान ले कि ये मोदी के राज में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है? कैसे मान ले कि महंगाई नहीं है? हालांकि दिख रहा है, लेकिन कैसे मान ले? तो ये जो एक सिचुएशन है, ये देश के लिए एक डरावनी सिचुएशन भी है ओंकार सर। और क्षमा चाहता हूं ये कहने से पहले, लेकिन मुझे लगता है कि किसी की उदंडता को इतना नहीं छोड़ना चाहिए। जो आज बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके नाम पे कर रहे थे, ये ठीक है, जनता का समर्थन नहीं मिला। बिहारी जनता वैसे भी बहुत बहुत सक्षम होती है, बहुत सुनने में समझने में। बिहारियों को बहुत सारा लोग बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है पॉलिटिकली हम लोग बहुत अवेयर आदमी है। एक बुजुर्ग का वीडियो वायरल हो रहा है, किसी पत्रकार ने पूछ दिया एसआईआर के ऊपर, तो बोला राहुल गांधी को झारखंड में वोट चोरी समझ में नहीं आया, कर्नाटका में नहीं आया, तेलंगाना में नहीं आया। उसने बोला कि सिर्फ विधानसभा, और ये बहुत मार्केबल बात है सर, सिर्फ यहां चुनाव जो है विधानसभा का नहीं होता, प्रधान का चुनाव होता है, वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है। उस वार्ड कमिश्नर के चुनाव में उसी वार्ड में रहने वाले लोग, जो मात्र 1000 लोग हैं, एक एक लोगों को घर घर जाकर के अप्रोच करते हैं, घर से जानते हैं कौन मेरे वार्ड में कितना नंबर में कहां कौन रह रहा है और किसको लास्ट टाइम वोट किया था, सब पता होता है। राहुल गांधी को पता नहीं है। तो बिहार का जो सोच है ना, वो अलग है। और ये बात मैं अभी भी राहुल गांधी को चैलेंज देता हूं। ये ठीक है, हो सकता है कोई कांग्रेसी उनके नहीं लड़े होंगे वार्ड का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, या लड़े होंगे तो डर से बता नहीं रहे होंगे। लेकिन ये सत्य है कि प्रधानी का चुनाव लड़ने वाला एक एक गांव के वोटर को व्यक्तिगत रूप से जानता है। होता ही है कितना गांव, 2-3 गांव तो होते हैं, 4 गांव मिलके, और कैंडिडेट होते हैं 15-20।
हर गांव घर में पर्सनल आना जाना होता है उस वक्त। तो इनको लगता है कि भाई विधानसभा लोकसभा में वोट चोरी हो गया, हमने कुछ यूरेका टाइप का बोल दिया, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत था। अरे आर्किमिडीज अगर यूरेका बोल के नंगा होकर के भागा था तो दुनिया को उसने कुछ दिया था। आप सरेआम सड़कों पर नंगा हो रहे हैं, और आप आश्चर्य करेंगे सर कि जिस प्रकार से इनकी वोट यात्रा फेल हो रही है, मुझे लग रहा है कि संभवतः ये आखिर तक इनका वोट यात्रा चलेगा भी नहीं। यह आदमी उस आधे पर अधूरे में छोड़ के भाग जाएगा। उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। जी एक भट्ट साहब, अभी आयरन लेडी का जिक्र किया था अभिषेक जी ने, सुन लेते हैं। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे और अभी शुभांशु शुक्ला जब अंतरिक्ष में थे, दोनों प्रधानमंत्रियों की बात सुन लेते हैं। सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? यहां पे कांग्रेस के किसी ट्विटर हैंडल से ये जारी किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, और ये लोग नहीं चाहते होंगे, दिल से नहीं चाहते होंगे कि राकेश शर्मा के बाद और इंदिरा गांधी के उनसे बातचीत करने के बाद कोई दूसरा अंतरिक्ष में जाए और आज का प्रधानमंत्री उनसे बात करे। जानबूझ करके इतना पोर्शन निकाल करके इसको वायरल किया गया कि गाजर का हलवा जो है आपने अपने मित्रों को दिया होगा, ताकि आयरन लेडी को महिमा मंडित किया जा सके, ये बताया जा सके कि वो कितनी राष्ट्र प्रेमी थी, राष्ट्रवाद उनमें कितना कूट कूट के भरा था, जो वो ये पूछ रही थी कि ऊपर से भारत कैसा लगता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहते थे कि देखो गाजर पे अटके हुए हैं, देश के बारे में नहीं पूछ रहे हैं जो इंदिरा गांधी ने पूछा था। मैं एक मिनट उत्तर देता हूं सर, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। जी, मतलब ये बैकफायर नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के अंदर ही नहीं, उनके आईटी सेल के अंदर भी दिमाग नहीं, ये बैकफायर नहीं करेगा। ये तो वही बात हो गई कि कुतुब मीनार को अजान देने के लिए बनाया गया था, उतने हाइट से ना आवाज सुनाई पड़ेगी, और जहां राकेश शर्मा थे वहां भारत कैसा दिखता है, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो क्या इंदिरा गांधी के दिमाग में इतनी छोटी सी बात नहीं थी कि भारत दिखेगा ही नहीं? तो ये तो लो आईक्यू लेवल वाला क्वेश्चन हो गया। इससे तो इंदिरा गांधी का महिमा मंडन नहीं हुआ, ये तो इंदिरा गांधी को और बदनाम कर रहे हैं कि उनके पास आईक्यू ही नहीं था। एक साधारण बच्चा ये बात समझ सकता है कि इतनी ऊंचाई पर से भारत का मानचित्र और ये सब थोड़ी ना दिखेगा, कैसे पता चलेगा भारत कहां है? ये तो मजाक का बात है। भट्ट साहब, वही जो मैंने आपसे कहा ना कि ये केवल जो है भारत नाम की जागीर इनके हाथ से खिसकती जा रही है। और ये बात आज तक ये लोग नहीं बताते कि आजादी के बाद अगर अगर कोई नेट पे जाके सर्च करे बॉम्बे प्लान, तो लोगों को समझ में आएगा कि नेहरू ने कितना बड़ा धोखा किया देश के साथ। नेहरू ने जो जो भारत में पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन आया और औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 1949, उसमें ये तय कर दिया कि सब कुछ सरकार करेगी। उस समय जीडी बिरला ने और जेआरडी टाटा ने कहा था कि जीडी बिरला ने कहा कि आप कार बनाने का लाइसेंस आप टाटा को दीजिए, जेआरडी ने कहा कि आप स्टील प्लांट बनाने का लाइसेंस बिरला को दीजिए। दोनों ने कहा हम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी पूंजी हम अरेंज करेंगे, और जितना भी सरकार जो आधुनिक औद्योगिक विकास है वो हम दो मिलके करेंगे, सरकार से मिलकर के। सरकार ने क्या किया, जो सरकार के चिंटू थे उद्योगपति, पूरा उद्योग बिरला को, सिंघानिया को, बजाज को सौंप दिया और टाटा को सौंप दिया। और इस देश ने 50 साल कूड़ा एम्बेसडर कार को झेला, इस देश ने करीब 50 साल बजाज के घटिया स्कूटर को झेला,
और उसके बाद जो 562 जो रियासतों का जो भारत में विलय हुआ था, उनका जो अपना कुटीर लघु उद्योग का जो अपना नेटवर्क था, उसको नष्ट कर दिया पूरी तरीके से, और देश के करोड़ों नौजवानों को बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में नाली के कीड़ों की तरह रहने को मजबूर कर दिया गया। ये अपराध किया है नेहरू के समाजवाद ने, जिससे भारत आज तक उबर नहीं पाया है। जो बहुत बताते हैं ना उन्होंने विकास किया है, जरा बताइए कि भारत में जब अमेरिकी कंपनी 60 के दशक में टेलीफोन सेक्टर में इन्वेस्ट करने को तैयार थी, तो हमें जो है मोबाइल फोन के लिए आजादी के बाद 50 साल क्यों इंतजार करना पड़ा? आज दुनिया का हर कार का मॉडल भारत में उपलब्ध है, दुनिया का हर मोटरसाइकिल मॉडल उपलब्ध है। आज दुनिया में जो ऑटो सेक्टर है उसमें भारत का स्थान चौथा है। हमें यहाँ तक पहुंचने में 50-60 साल क्यों इंतजार करना पड़ा? जो बहुत बड़े विकासवादी बनते हैं नेहरू गांधी के लोग, वो जरा हमको बताएं। तो ये सब जो और उसके बाद जब अडानी के आगे बढ़ने से परेशानी अमेरिका को है, चीन को है, ब्रिटेन में बैठी आपकी मैरीन इंश्योरेंस कंपनीज को है, राहुल गांधी को क्यों है भाई? अमेरिका क्या उन्हें परेशानी है? केरला का मुख्यमंत्री अडानी के पैर धोके जो है पीने को तैयार है, क्यों? विंझिंझम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है केरल में। भारत में 20,000 कंटेनर से ज्यादा बड़े जहाज के लिए अनलोडिंग की सुविधा भारत के किसी पोर्ट में नहीं है। इतना गहरा हमारे पास पोर्ट नहीं है। वो जहाज पहले जाता था श्रीलंका या दुबई या सिंगापुर, फिर छोटे जहाज में वो कंटेनर 1000, 200, 400, 500, 2000 के रूप में आते थे। विंझिंझम पोर्ट बन जाने की वजह से आज जो है अरबों डॉलर भारत का हर साल बच रहा है। केरला का मुख्यमंत्री, सीपीएम का मुख्यमंत्री कभी अडानी के खिलाफ नहीं बोलता। केरल में कांग्रेस में, कम्युनिस्ट पार्टी में घनघोर प्रतिद्वंदिता है, घनघोर कंपटीशन है कि विंझिंझम पोर्ट का श्रेय कौन लेगा। लेकिन और तेलंगाना का मुख्यमंत्री माला पहनाता है अडानी को, राजस्थान का कांग्रेस का मुख्यमंत्री गहलोत माला पहनाता है अडानी को, हिमाचल का कांग्रेस का मुख्यमंत्री अडानी को माला पहनाता है, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पंजाब में अडानी को माला पहनाता है, ममता बनर्जी जो है आरती का थाल लेकर स्वागत करती हैं। लेकिन दिल्ली में अडानी अपराधी हो गया, शरद पवार तारीफ करते हैं। तो ये तथ्यों पे बात कीजिए ना। अब आते हैं जरा बिहार की यात्रा पर। अभिषेक जी, जरा ये बताइए, ये जो नक्शा है जहां से राहुल गांधी गुजरने वाले हैं, यहाँ 5% से लेकर 25% तक मुस्लिम आबादी है। आप कह रहे थे कि ये यात्रा पूरी होगी नहीं, तो आपको ये विश्वास कैसे है कि ये यात्रा पूरी नहीं होगी? आज औरंगाबाद में थे, आज भीड़ देख ली, कल रोहतास में थे। उन्हें यह पता चल गया कि मेरे साथ कार्यकर्ता तो चल रहा है, लेकिन कार्यकर्ता के अलावे कुछ चल नहीं रहा है। अब रही बात ये पूरा एरिया, देखिए मैं राहुल गांधी को कॉन्ट्रैक्ट किलर कहता हूं। क्यों कहता हूं? इस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं राजद को बर्बाद करने का। अरे जिस आदमी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया उसके लिए छोटी मोटी राजद जैसी पार्टी क्या है, समाजवादी पार्टी क्या है। लेकिन हम चलते हैं थोड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर कि 20-30 सीट ज्यादा आया होता तो हम सरकार बना लिए होते। कांग्रेस का 20-30 ज्यादा सीट आया होता तो ओमकार सर 20-30 सीट ज्यादा आएगा कैसे? वहां तो राहुल गांधी खड़े हैं और बिहार में तेजस्वी खड़े हैं। ये तभी होगा जब इस मैप पे चला जाए, इस मैप के असली जो एम फैक्टर के वोटर हैं इनको अपना बनाया जाए। एक समय आएगा, अब राजद बर्बाद हो जाए तो बिहार में किसको फायदा होगा सर? बीजेपी को तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। कांग्रेस को होगा। कांग्रेस निगोशिएट भी करेगी, और इस बार अगर तेजस्वी यादव हार गए तो लोकसभा में भी निगोशिएशन तगड़ा होगा और तेजस्वी यादव डाउन भी जाएंगे।
हो सकता है कांग्रेस अपना कैडर फिर बढ़ाने का सोचे, बोले कि अब बगैर राजद चलने का समय आ गया, राजद के ऊपर बहुत सारा दाग पहले से करप्शन का, राजद को साथ लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आप हटाएंगे तभी तो बिहार में ज्यादा लड़ेंगे, क्योंकि एमपी में आप सोलो लड़ रहे हैं, हरियाणा में सोलो लड़ रहे हैं, यूपी बिहार में ही तो आप नहीं लड़ रहे थे ना, तो यूपी बिहार में अखिलेश को और हटाएंगे। तो ये जो रणनीति है कि अपने ही सहयोगी को निगल जाने वाली कला, खैर ये आदमी तो मल्टी टैलेंटेड, ये अपनी पार्टी को निगल गया तो सहयोगी क्या चीज है। और मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया हुआ है। और मैंने पहले भी बोला था कि देखिए, मोदी जी के लिए पेस तब बनेगा चुनाव में या बीजेपी के लिए फेवर में जब राहुल गांधी आएंगे, और राहुल गांधी की इस रैली से बूस्ट तो मिला है। बिहार के कैडर को, बिहार के लोगों को लगा है कि भाई इस पागल के साथ, आप सोचिए किस प्रकार का पागल है, इसे ये पता नहीं है कि वोटिंग कैसी होती है, इसे ये पता नहीं है कि एड्रेस में है अगर 0 हाउस नंबर है तो क्यों है। यह आदमी अपने आप को नेता कहता है, और इसके साथ कहने वाले लोग भी, इनको भी पता नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस काम कैसे करता है, जबकि बिहार का हर एक वोटर बहुत अच्छे से जानता है इन सब चीजों को। तो बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसी चीजों में बेवकूफ बनाना। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे आदमी को वोट आउट किया जाएगा। बोला नहीं, कुछ भी हो जाए ऐसे लोग को नहीं आने देना है सत्ता में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजद को खाने के लिए आए हैं, राजद का कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का सुपारी लिए हैं। और अब तो खैर तेज प्रताप यादव भी पार्टी बना चुके हैं, आज ऑफिशियल घोषणा हो गई, तो उम्मीद है कि 40-50 जिस सीट पर तेज प्रताप जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेंगे, 3000, 4000, 5000, हम जैसे लोग तो समर्थन में खड़े हैं तेज प्रताप यादव के। वीर तुम तो बढ़े चलो। 1% वोट भी काटेगा तो बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। हाँ, तो इतना तो काटेगा काटेगा। तेज प्रताप यादव के पीछे हमको यह समझना है कि कौन सी शक्तियां खड़ी हैं सर। 2 दिन पहले हमारा और आपका, आप जानते हैं उसे, कॉमन मित्र है, अनुपम ने एक भविष्यवाणी की थी कि 24 घंटे के अंदर पार्टी का अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये भविष्यवाणी मैं भी मुझे भी पता थी, लेकिन उसने ट्वीट कर दिया तो वायरल हो गई ये बात। और देखिए 24 घंटे नहीं लगे हैं सर, उससे पहले पार्टी की भविष्यवाणी हो गई। तो हम बिहार में चूंकि रह रहे हैं तो हमें पता है ना कि एक बंगला में कहावत है कि सांपेर आगे बेंगा नाचे, तार पाछे कोई गुनी आछे। सांप के आगे अगर मेढक डांस कर रहा है तो उसके पीछे बहुत बुद्धिजीवी आदमी का ब्रेन है, वरना सांप तो निकल जाता। तो आखिर इस मेढक के पीछे कौन सा गुणी आदमी का खेल चल रहा है, कौन है जो फंड कर रहा है, ये मैं रिवील नहीं करूंगा, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा है, ये रणनीति बहुत अच्छी है। तेजस्वी यादव जैसे आदमी को चुनाव जीतना भी नहीं चाहिए, ये देश हित में है, बिहार हित में। भट्ट साहब, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया, और ये बात जो इन्होंने कही है, ये इन्होंने कह के सीक्रेट खोल दिया है कि राहुल गांधी कॉन्ट्रैक्ट किलर है, और राहुल और जितना ज्यादा ये राहुल गांधी जिहादी हो रहे हैं, उतना ज्यादा जो है अखिलेश यादव की भी धड़कनें बढ़ रही हैं। एक मौलाना ने उनकी पत्नी के बारे में इतनी भद्दी भद्दी बातें कही, लेकिन अखिलेश यादव का मुंह नहीं खुला, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो जो संकट और जो तनाव इस समय तेजस्वी महसूस कर रहे होंगे, वही कुछ यहाँ भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी, और 2027 में। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी जो यात्रा का जो तय किया है, वहां पे जो मुस्लिम मतदाता है वो महत्वपूर्ण संख्या में है, और कांग्रेस इसी को यहाँ भी दोहराएगी उत्तर प्रदेश में। ये है कांग्रेस का गेम प्लान। अब देखते हैं क्या होता है बिहार के चुनाव में, और बिहार के चुनाव में जो भी परिणाम आएगा उसका असर निश्चित पड़ेगा उत्तर प्रदेश के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्रनाथ भट्ट साहब और अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी का चैनल है द अभिषेक तिवारी शो, उसको आप सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद, नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार।